बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ईद का दिन है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियां नसीब करे और आपकी इबादत कबूल फरमाए। रमज़ान मुबारक में आपने जितनी इबादत की, जितनी दुआएं की, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए। पाकिस्तान को याद रखना अपनी दुआओं में। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और दुआ ये भी कीजिएगा कि हमारे जो लीडर्स हैं, वो खास सियासी हैं या गैर सियासी हैं, अल्लाह ताला हमें एक तो अच्छी क़यादत अता करे, क्योंकि पाकिस्तान में और दुनिया के दीगर ममालिक में यही फ़र्क है कि दीगर ममालिक की क़यादत जो है वो अपने वतन से प्यार करती है, अपने वतन के मफाद पे मामला तय करती है, वो अपने ज़ाती मफादात को पीछे रखती है। लेकिन हमारी क़यादतें जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को आगे रखती हैं और लूट मार का बाजार गर्म करती हैं। और फिर उनके फैसिलिटेटर हैं, और जो उनके फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि उनको भी यही चीज़ें पसंद हैं। उनको भी साफ सुथरी क़यादत जो है उनको भी पसंद नहीं, क्योंकि उनके अपने फिर जो खाते हैं वो भी फिर बंद होते हैं। इसलिए रजीम चेंज ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हुए। 2 साल मुकम्मल होने पर रात पाकिस्तान के अवाम ने किस तरीके से इजहार किया वो भी आपको बताते हैं। और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 2 सालों पे एक स्टेटमेंट जारी की है। ये स्टेटमेंट आपको कौमी ज़राए इब्लाग पे नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे चूंकि सेंसरशिप आयद है, वहां पे हर चीज सेंसर होके आती है, सरकारी सच और सरकारी झूठ। इसलिए मैं आपके सामने रख देता हूं कि 2 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 2 बरसों को मुल्क की तारीख में स्याह तरीन और तबाहकुन तरीन साल करार दिया। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इन 2 सालों में पाकिस्तान में जितनी बार आइन तोड़ा गया, हर आने वाले दिन, हर रोज किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के आइन को तोड़ा जाता है। और आइन शिकन जो है वो उनका इस वक्त वसाइल पर कब्जा है, हुकूमत पर कब्जा है, इक़्तिदार पर कब्जा है, इख्तियार पर कब्जा है। और वो सब के सब आइन शिकन जो हैं वो इस वक्त जमा हो चुके हैं। ये मुट्ठी भर हैं, लेकिन आइन शिकन जो हैं वो हर तरह की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये 2 साल स्याह तरीन दौर है पाकिस्तान के आइनी, जमहूरी, सियासी तारीख में और अदालती तारीख में भी। और सहाफत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर अताब है, और सहाफ़ियों को भी इस दौर में नहीं बख्शा गया। और कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो विलिंगली, जो जानबूझकर दानिस्ता तौर पर इस बेड़े का हिस्सा हैं। बहरहाल, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि बैरूनी इशारों और ज़ाती मफादात के तहत एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ मकरूह साजिश रचाकर पाकिस्तान की तबाही के लामहदूद सिलसिले की बुनियाद डाली गई, और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर पाकिस्तान में लाकानूनियत, दस्तूर कानून की पामाली और जमहूरियत की खुली आबरूरेजी का सिलसिला अभी तक जारी है। अदलिया की आज़ादी को हर सतह पर सलब करके इन 2 सालों में इसे इंसाफ के कत्ल में मरकजी सहूलतकार बनाया गया। आइन और कानून की बालादस्ती पर इसरार करने वाले जजिस को इंतकाम का निशाना बनाया गया, जबकि खुली इल्ज़ाम तराशी, तौहीन और तकसीम के जरिए अदलिया को अमलन गैर मुअस्सर कर दिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की जानिब से बाज़ाब्ता तंबीह के बावजूद 6% सालाना की शरह से तरक्की करती मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम की भेंट चढ़ाकर मुज़र सिफर से नीचे कर दिया गया। ये उस बात की इमरान खान साहब के उस हवाले का बयान दे रहे हैं, ये वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की जानिब से, कि जनरल बाजवा को ये कहा गया था, इमरान खान साहब ने भी कहा था और शौकत तरीन साहब ने भी कहा था कि ये जो खेल आप इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं और एक मजबूत मईशत की तरफ बढ़ती हुई मुल्की हुकूमत को आप गिरा रहे हैं, इससे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। और 6% से ज़्यादा सालाना तरक्की की शरह थी, लेकिन जनरल बाजवा ने वो बात नहीं मानी और शौकत तरीन को भी जवाब दे दिया और इमरान खान साहब को जवाब दे दिया, और कहते रहे कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हालांकि वही सब कुछ कर रहे थे। और जो इमरान खान ने कहा कि आपने मईशत को तबाह कर देना है, और वो बात सच साबित हुई कि 6.2% से गिर कर मईशत जो है -0.2 आ गई। तो ये उसकी तरफ इशारा है। इन 2 बरसों के दौरान पाकिस्तान से सियासत और सहाफत की आज़ादियों का जनाजा निकालकर अवाम के वोट के हक को बार बार पामाल किया गया, अवामी मैंडेट की खुली तौहीन की गई, दस्तूर को अमलन
غیر متعلق کر کے ریاست کے تمام وسائل اور اداروں کو قانون کے بجائے ریاست کی صفوں میں موجود آئین بیزار عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ایک بددیانت ترین الیکشن کے ذریعے جمہوریت کی روح کو تار تار اور عوام کے حق نمائندگی اور انتخاب کا سلب کر کے سیاسی انجینئرنگ کی شرمناک تاریخ رقم کی گئی، کیونکہ اس سے بڑی پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا الیکشن چوری کا مثال نہیں ملتی، مینڈیٹ چوری کی، کہ آپ جو جیتی ہوئی ارکان کو، جیتے ہوئے امیدواروں کو آپ ہروا دیں اور فارم 47 اپنی مرضی سے جاری کریں۔ اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی ایک امیدوار سے فارم 47 جو ہے وہ اس کو دیا گیا، اور کیونکہ جیسے جیسے احکامات آ رہے ہیں، حکم حاکم ہوتا ہے، ویسے ہی فارم 47 جاری کر دیا جاتا ہے، اگلا لے لیا جاتا ہے، نئے کو جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو رکن قومی اسمبلی تصور کرتا ہے۔ نہ انہیں شرم آ رہی ہے جو فارم 47 وصول کر رہے ہیں جھوٹے، اور نہ ہی ان کو شرم آ رہی ہے جو یہ فارم 47 تقسیم کر رہے ہیں۔ عوام کے بے مثال اعتماد کے حامل سیاسی قائد اور سابق وزیر اعظم کو دن دہاڑے گولیاں مار کر یا عدالتوں میں گھات لگا کر مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اور منصوبہ سازوں کو مکمل ریاستی پناہ اور سرپرستی دی گئی۔ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا اور ان کو قتل کرنے کی منظم منصوبہ بندی کی گئی۔ رجیم چینج کے پیچھے موجود اہداف کے حصول میں ناکامی کو 9 مئی جیسے بدنام زمانہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے نئی جہت دینے اور پاکستان کو قانون اور دستور سے آزاد ایک جنگل میں بدلنے کے لیے پوری ریاستی قوت اور وسائل کو جھونک دیا گیا۔ جیلوں کو بے گناہ سیاسی کارکنوں اور قائدین سے بھر دیا گیا، اور زیر حراست تشدد، اغوا برائے بیان اور جبری طلاقوں کے ذریعے سیاست و اقتدار پر ناجائز قبضے کے دام کی کوششیں کی گئیں، اور پہلے رجیم چینج سازش اور بعد ازاں 9 مئی کے منصوبہ سازوں سے وقتی قربتوں کا فائدہ اٹھا کر چوروں اور ٹھگوں نے 1100 ارب کی چوری معاف کروائی، اور نیب کو سیاسی انتقام، سیاسی انجینئرنگ کا ریاستی ہتھیار بنایا۔ 45% کو چھوتی بدترین مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کو کچل دیا گیا، جبکہ صنعت، زراعت، تجارت سمیت ہر شعبے کو تباہ کر کے بے روزگاری، افلاس اور بھوک کو عام کر دیا گیا۔ خود کفالت اور خود انحصاری کی راہ سے ہٹا کر ملک کو IMF کے قدموں میں ڈال دیا گیا، اور ملک و قوم کی اپنی نالائکی اور نااہلیت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ سائفر سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے، غیر قانونی خفیہ ریکارڈنگ، ارشد شریف کی شہادت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی عدالتی امور میں مداخلت کے حوالے سے خط سمیت تمام اہم واقعات پر سچ کو چھپایا گیا، اور ایسی مذموم حرکتوں کے ذمہ داروں کو محاسبوں سے بچایا گیا۔ وطن عزیز کی خودداری اور خود مختاری کا جنازہ نکالتے ہوئے اسے دنیا کی نگاہوں میں بھکاری بنایا، اور عالمی طور پر تنہائی کا شکار کیا گیا۔ بے ہمیتی اور قومی مفاد پر سودے بازی جیسے محرکات کے تحت کشمیر، فلسطین پر اصولی قومی پالیسی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے، مودی سرکار سے تعلقات بحال کرنے کی خفیہ کوششیں کی گئیں، اور سرحدوں کو غیر مستحکم کرتے ہوئے ملک دشمنوں اور دہشت گردوں کی ہمت بندھائی گئی، اور دہشت گرد حملوں کی تعداد اور شدت میں اضافے کے خلاف کسی قسم کے مؤثر اقدام کے بجائے پولیس، انتظامیہ اور ایجنسیوں کو سیاسی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ اور ان کے حقوق چھیننے پر لگایا گیا۔ 8 فروری کو ووٹوں کی پرچی کے ذریعے دیے گئے عوامی مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈال کر منتخب اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے ایوانوں کو ہارے ہوئے فارم 47 زدہ گماشتوں سے بھر دیا گیا۔ نامکمل ایوانوں سے اپنی مرضی کے ٹاؤٹوں کو منتخب کروا کر صوبائیت اور نسل پرستی کو زندہ، وفاق کو مزید کمزور کرنے کی مجرمانہ کوششیں کی گئیں۔ بے پناہ ظلم اور لازوال قربانیوں کے باوجود قوم کا معتبر قائد تھکا ہے، نہ ہی اس کے پیچھے کھڑے 24 کروڑ پاکستانی خفیہ و اعلانیہ آمروں کا اقتدار پر قبضہ تسلیم کرنے کے اپنے حق سے دستبرا ہونے کو تیار ہیں۔ آئین کو غیر متعلق کر کے اقتدار پر زبردستی قبضہ جمانے والوں کی راہ روکنے، انہیں دستور کا پابند بنانے اور ان سے اپنا مینڈیٹ اور
के मुस्तकबिल वागुजार करवाने के लिए अवाम जल्द एक तारीखी तहरीक के लिए निकल रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल में जो कुछ किया गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया अपनी जाती सर्वाइवल के लिए कि आइन के बजाय हम ताकतवर हैं, कानून के बजाय हम ताकतवर हैं, और अदालतों के बजाय हम ताकतवर हैं, और सहाफत के बजाय हम ताकतवर हैं। और ये सब कुछ ये किया गया जिन्होंने पामाल किया आइन को और कानून को, जमहूरियत को। इन 2 सालों में पाकिस्तान की 75 साला तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल रात 1 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान की गली बाजारों में पाकिस्तान के अवाम निकले और उन्होंने इमरान खान साहब के हक में रैलियां निकाली, उनकी रिहाई के लिए नारेबाजी की और मुतालिबात किए, और ईद के बाद एक बड़ी तहरीक की तैयारी का इंदिया दिया। और ये तमाम बड़े बड़े शहरों में हुआ और तमाम शहरी निकले और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया चांद रात को, और उन्होंने इमरान खान से इजहार यकजहती किया। तो दूसरी जानिब जो भी इस वक्त ऑनरेबल जजेस, जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था, वो खत इस वक्त इनके गले का फंदा बना हुआ है, और उस गले के फंदे को ये उतारना चाहते हैं। और अब दोबारा फिर ये धौंस और धमकियों पे आए हुए हैं, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ एक दरखास्त दिलवाई गई है, मिसकंडक्ट का रेफरेंस, मिसकंडक्ट की दरखास्त दिलवाई गई है उनके खिलाफ, और अब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, बाकी जजेस को धमकाया जा रहा है। और अभी भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे, और उनके चेहरे से भी पर्दे, नकाब, तमाम के तमाम हर रोज एक नया नकाब उतर रहा है, और पता चल रहा है कि वो किसके साथ कंप्रोमाइज्ड हैं और किसके साथ मामला तय करके बैठे हैं और क्या वो करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त जो लार्जर बेंच बना था उसमें भी अब शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अब खुल्लम खुल्ला तहरीरी जो हुक्म, उस ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया था, उसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया है। और इसलिए जिस तरीके से काजी फाइज ईसा साहब इस सारे जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, इस जाली निज़ाम के खिलाफ कोई इंसाफ नहीं कर रहे, तो वो खुद भी इसका हिस्सा नजर आते हैं। और हो सकता है कल को वो जो लॉलीपॉप उनको दिया जा रहा है, उस लॉलीपॉप की वजह से वो पूरे का पूरा दस्तूर ही न तबाह कर दें। इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो मिसकंडक्ट की एक नाम निहाद सो कॉल्ड बेबुनियाद एप्लीकेशन दी गई है, उसको डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद ने भी, और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, तीनों वकला तंजीमें जो इस्लामाबाद की हैं, उन तीनों ने उसे झूठा, बेबुनियाद और गैर संजीदा रेफरेंस का करार दिया है। और उसका मकसद उन्होंने कहा है कि जजेस और अदलिया पर दबाव डालना है और बदनाम करना है। वाइस चेयरमैन आदिल अजीज काजी की जानिब से बाकायदा तौर पर ये एलामिया जारी किया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं कि ये सिलसिला जो है वो कामयाब नहीं होगा। और वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल आदिल अजीज काजी ने एक तफसीली स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि ये काली भेड़ें हैं, ये टाउट्स हैं जो हमारे सफ़ों में बैठे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनते हैं और उनके हाथों में खिलौना बनते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जनाब, इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बेबुनियाद रेफरेंस की मजम्मत की गई है, और अदलिया की आज़ादी की जिद्दोजहद के साथ खड़ी है और कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। रियासत अली आज़ाद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनके और सेक्रेटरी साहब जो शफकत अब्बास तारड़, उनके दस्तखतों से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसी तरीके से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया गया है उसकी शदीद मजम्मत की गई है, और राजा मोहम्मद शकील अब्बास एडवोकेट हाई कोर्ट सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और हसन जावेद शोरश सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने भी इसको आज़ाद अदलिया के अंदर मुदाखलत और इसका जिम्मेदार करार दिया है स्टैब्लिशमेंट को। सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है जनाब कि मामलात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं हो रहे, और जो भी आवाज़ उठाता है, 6 ऑनरेबल जजेस ने आवाज़ उठाई
اور ये आवाज़ें 6 नहीं बल्कि 600 हैं अगर इस पे ओपनली आया जाए तो। इसीलिए याहिया अफरीदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और के फोरम पे बात करनी चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं वो इस मामले को हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है जी। इंशाल्लाह खबरें आपके पास और भी हैं, आपको इंशाल्लाह देंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।